नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम साइंस का जो चैप्टर नंबर 2 है आपके अम्ल, क्षारक और लवण, तो इसका जो पार्ट 2 है वो हम इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। और इससे पहले के जितने भी टॉपिक थे वो हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर पढ़ लिए। अगर आपने अभी तक पार्ट फर्स्ट को अभी तक नहीं पढ़ा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर आप चैप्टर 2 अम्ल, क्षारक और लवण इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो भी आप अच्छे से पढ़ सकते हैं और अच्छे से आप तैयारी कर सकते हैं। तो जो आपके सेकंड पार्ट है उसमें पहला जो टॉपिक है वो है तनुकरण, और तनुकरण है वो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी इसकी जो डेफिनेशन है वो काफी बार बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है। तो तनुकरण क्या होता है, तो आप देख सकते हैं कि जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की जो सांद्रता है उसमें प्रति इकाई आयतन में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, तनुकरण कहलाती है। यानी जल में अम्ल या क्षारक मिलाएंगे तो जो उसकी आयन है उसकी सांद्रता में प्रति इकाई आयतन की कमी हो जाती है, और इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, तनुकरण कहेंगे। तो तनुकरण की जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई है आपको वही एग्जाम में लिखनी है। उसके बाद में जो सेकंड टॉपिक है वो है पीएच स्केल। तो पीएच स्केल से संबंधित काफी क्वेश्चन बनते हैं और बोर्ड एग्जाम में इस टॉपिक से एक क्वेश्चन है वो कंफर्म पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पीएच स्केल क्या होता है। यानी यहाँ पर जो पीएच है इसका पूरा नाम क्या होता है, पोटेंज हाइड्रोनियम। यानी इस पीएच में पी सूचक है वो पुषांश और पोटेंज जिसका अर्थ क्या होता है, शक्ति। यानी यहाँ पर पीएच का पूरा नाम होता है पोटेंज हाइड्रोनियम, और इस पीएच में जो पी सूचक है यानी पी किसकी ओर इंगित करता है, किसकी ओर संकेत करता है, वो होता है पुषांश। पी का मतलब क्या होता है, पुषांश यानी पोटेंज, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पोटेंज, जिसका अर्थ क्या होता है, शक्ति। या आप इसको पावर से भी इंडिकेटर कर सकते हैं, संकेत दे सकते हैं। और इसकी जो पहली डेफिनेशन है वो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए जो स्केल काम में लिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, पीएच स्केल। यानी इसकी दो डेफिनेशन मैंने यहां पर लिखी है और आपको भी यही डेफिनेशन लिखनी है। आप इनमें से कोई एक डेफिनेशन है वो अच्छे से याद कर सकते हैं कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए जो स्केल काम में लिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, पीएच स्केल कहते हैं। उसके बाद में सेकंड जो डेफिनेशन है यानी सेकंड जो परिभाषा है वो इस प्रकार से कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगुणक को क्या कहते हैं, पीएच स्केल कहते हैं। यानी जो दूसरी परिभाषा है वो इस प्रकार से लिखी हुई है, आप ये भी याद कर सकते हैं कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कि जो ऋणात्मक लघुगुणक होता है उसको हम क्या कहते हैं, लोगरिथम होता है, उसको हम क्या कहते हैं, पीएच स्केल कहते हैं। और यहाँ पर जो नोट लिखा हुआ है यानी नोट के अंदर महत्वपूर्ण जो चीजें हैं वो हैं, तो आपको इन पर भी इनको भी अच्छे से याद करना है। यानी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी उसका पीएच उतना ही कम होगा। यह आपको अच्छे से याद करना है कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता यदि ज्यादा है, जितनी ज्यादा होगी जितनी अधिक होगी उसका पीएच उतना ही कम होगा। ये बात आपको अच्छे से याद करनी है। सेकंड पॉइंट यहाँ पर क्या है कि किसी भी उदासीन विलयन के लिए पीएच का मान है वो 7 होगा। यानी कोई उदासीन विलयन है तो उसके लिए पीएच का मान है वो कितना होगा, 7 होगा। और जिस विलयन का पीएच मान 7 से कम है, यानी कोई विलयन है जिसका पीएच मान 7 से कम है तो वह विलयन कैसा होगा, अम्लीय होगा। ये बात भी आपको अच्छे से याद करनी है। उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है वह है कि जिस विलयन का पीएच मान 7 से अधिक है तो यह विलयन कैसा होगा, क्षारीय होगा। यानी जिस विलयन का पीएच मान 7 से अधिक है तो वह विलयन क्षारीय होगा। यह आपको अच्छे से ध्यान देना है। उसके बाद में है निम्न विलयनों के पीएच मान, यानी कुछ विलयन है जिनके पीएच मान आपको याद रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो यहाँ पर सबसे पहला जो विलयन है वो जठर रस, और जठर रस का पीएच मान कितना होता है, 1.2। और सेकंड है आपके नींबू का रस, तो नींबू का रस है इसका पीएच मान कितना होता है, 2.2। और तीसरा है आपके शुद्ध जल है उसका पीएच मान काफी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो अच्छे से आपको याद रखना है कि शुद्ध जल है वो उदासीन होता है और उदासीन के लिए पीएच मान कितना होता है, 7। और रक्त का पीएच मान कितना होता है, यानी ब्लड का पीएच मान होता है 7.4। और उसके बाद में है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान कितना होता है, 10। और सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान कितना होता है, 14। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl का जो पीएच मान है वो कितना होता है, 0। यह आपको अच्छे से याद करना है।
उसके बाद में हम बात करें प्रबल अम्ल की, यानी प्रबल अम्ल की परिभाषा, इसके उदाहरण। तो अच्छे से यहां से परिभाषा है वो एग्जाम में पूछी जा सकती है। अच्छे से आपको इन टॉपिक पर अच्छे से डिस्कस करना है, अच्छे से आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात करें प्रबल अम्ल की, यानी प्रबल अम्ल किसे कहते हैं? तो अधिक संख्या में H+ आयन उत्पन्न करने वाले जो अम्ल होते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रबल अम्ल कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर हम देखें तो पहला जो HCl है यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये एक प्रकार का क्या है? प्रबल अम्ल है। और H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक एसिड है, वो भी एक प्रकार का क्या है? प्रबल अम्ल है। उसके बाद में सेकंड पॉइंट है आपके दुर्बल अम्ल, यानी दुर्बल अम्ल की परिभाषा, कम संख्या में H+ आयन उत्पन्न करने वाले जो अम्ल होते हैं वो क्या कहलाते हैं? दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। और इन नोट्स को साथ साथ में आप अपनी नोटबुक में भी रिटर्न कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यानी कम संख्या में H+ आयन उत्पन्न करने वाले जो अम्ल होंगे वो क्या कहलाएंगे? दुर्बल अम्ल। और यहां पर दुर्बल अम्ल का जो उदाहरण है वो क्या है? CH3COOH यानी एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल एक प्रकार का क्या है? दुर्बल अम्ल है। उसके बाद में हम बात करें प्रबल क्षार की, यानी प्रबल क्षार क्या होते हैं? तो प्रबल क्षार की परिभाषा क्या होती है कि वे क्षार जिनका जलीय विलयन में पूर्णतः आयनन हो जाता है, यानी वे क्षार जिनका जलीय विलयन में पूर्णतः आयनन हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रबल क्षार कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल की हम बात करें तो NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, या आप कास्टिक सोडा भी बोल सकते हैं, और KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों एक प्रकार के क्या हैं? प्रबल क्षार हैं। उसके बाद में हम बात करें दुर्बल क्षार की, तो वे क्षार जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? दुर्बल क्षार कहते हैं। यानी वे क्षार, वे बेस जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं हो पाते उन्हें हम क्या कहते हैं? दुर्बल क्षार कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल की हम बात करें तो NH4OH यानी जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है वो एक प्रकार का दुर्बल क्षार है। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वो भी एक प्रकार का क्या है? दुर्बल क्षार है। उसके बाद में हम बात करें एसिड रेन की, यानी अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं? और अम्लीय वर्षा के कारण होने वाले जो कुप्रभाव है, तो ये क्वेश्चन आपके 2013 की एग्जाम में पूछा गया था। अच्छे से आपको लर्न करना है, इस बार ये एग्जाम में आ सकता है। तो सबसे पहले हम बात करें अम्लीय परिभाषा, अम्लीय जो वर्षा है, एसिड रेन है, उसकी परिभाषा। तो वर्षा के जल की pH मान 5.6 से कम हो जाती है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। यानी वर्षा के जल की pH का मान अगर 5.6 से कम है तो वह वर्षा क्या कहलाएगी? अम्लीय वर्षा कहलाएगी। उसके बाद में है अम्लीय वर्षा के कुप्रभाव। तो इसमें पहला कुप्रभाव क्या है कि अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में प्रवाहित होता है, बहता है, तो नदी के जल के pH का मान कम हो जाता है और ऐसी नदी में जलीय जीवधारियों की जो उत्तरजीविता है वो कठिन हो जाती है। पहला कुप्रभाव आपको ये याद रखना है। उसके बाद में सेकंड जो कुप्रभाव है वो है कि अम्लीय वर्षा के कारण संगमरमर से बना ताजमहल काला पड़ने लगा है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट वर्षा में उपस्थित अम्ल से क्रिया कर लेता है। यानी अम्लीय वर्षा के कारण संगमरमर यानी मार्बल जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है उससे बना जो ताजमहल है वो काला पड़ना लगा है, और क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट वर्षा में उपस्थित अम्ल से क्रिया कर लेता है, अभिक्रिया कर लेता है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है आपके दैनिक जीवन में pH का महत्व है। यानी दैनिक जीवन में हमारा जो डेली लाइफ है उसमें pH का क्या महत्व होता है? तो इसमें पहला महत्व क्या है कि हमारे शरीर का pH प्रास है वो 7.0 से 7.8 के बीच कार्यशील रहता है। यहां से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि हमारा जो शरीर है उसका pH प्रास किस मान के बीच कार्यशील रहता है, कार्य करता है? तो 7.0 से 7.8। ओके। उसके बाद में वर्षा के जल का pH मान 5.6 से कम हो जाने पर उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। उसके बाद में सेकंड महत्व क्या है कि पौधों को एक विशिष्ट pH मान की आवश्यकता होती है। और तीसरा महत्व है कि हमारा जो उदर है, पेट है, वो HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है और यह अम्ल हमारे उदर को हानि पहुंचाए बिना हमारे भोजन के पाचन में सहायता करता है। अपच होने पर हमारे उदर में अधिक मात्रा में HCl उत्पन्न होता है जिसे पेट दर्द व जलन का अनुभव होता है और इसे मुक्त होने हेतु एंटासिड जैसे क्षारकों का उपयोग किया जाता है। यानी यहाँ पर एक शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा है कि
जो अपच है, अपच यानी जो पचता नहीं है, जो हम खाना खाते हैं अगर वो नहीं पच रहा है तो उस स्थिति में अपच होने पर हमारे उदर में यानी अपच का उपचार करने के लिए किस प्रकार की औषधि का या किस प्रकार के क्षारकों का उपयोग किया जाता है, तो यहां पर उसका नाम क्या है, एंटासिड। ये आपको ध्यान रखना है। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट जो महत्व है वो क्या है कि मुंह के पीएच का मान 5.6 से 5.5 से कम होने पर दांतों का इनेमल संक्षारित होने लगता है। और पांचवा महत्व है कि मधुमक्खी का डंक है वो मेथेनोइक अम्ल छोड़ता है। डंक मारे गए अंग में बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल क्षारकों के उपयोग से आराम मिलता है। यानी मधुमक्खी का जो डंक है वो किस प्रकार का अम्ल स्रावित करता है, छोड़ता है, मेथेनोइक अम्ल या फार्मिक अम्ल भी बोल सकते हैं। और डंक मारे गए अंग में बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल क्षारक के उपयोग से आराम मिलता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में है कुछ प्राकृतिक अम्ल, यानी जिसमें जो सिरका है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, एसिटिक अम्ल। और दही में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, लैक्टिक अम्ल। और संतरा में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, सिट्रिक अम्ल। और नींबू में सिट्रिक अम्ल। और इमली में टार्टरिक अम्ल। और चींटी का जो डंक होता है उसमें कौन सा अम्ल स्रावित होता है, मेथेनोइक अम्ल। और टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल। और नेटल का जो डंक होता है उसमें भी मेथेनोइक अम्ल। तो ये आपको जरूर याद करना है, यहां से एक क्वेश्चन कंफर्म पूछा जाएगा, तो अच्छे से आपको ये तैयार करना है। उसके बाद में है साधारण नमक से बनने वाले पदार्थ, जिसमें पहला पदार्थ क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो कैसे बनता है, इसके क्या उदाहरण है, इसके क्या उपयोग हैं। तो इसे कास्टिक सोडा भी कहा जाता है और इसका रासायनिक सूत्र NaOH होता है। यानी जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है इसे हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं और इसका रासायनिक सूत्र होता है NaOH। और सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर यानी अपघटित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है और इसे हम क्या कहते हैं, क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। यानी जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है उसको हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं और इसका रासायनिक सूत्र आपको याद रखना है NaOH। और सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर यह अपघटित होकर वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है और इसे हम क्या कहते हैं, क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। और ये उदाहरण आप देख सकते हैं, इस अभिक्रिया को आपको अच्छे से याद करना है। उसके बाद में ये उपयोग हैं, यानी 4 उपयोग मैंने यहां पर बताए हैं, तो ये 4 उपयोग आपको अच्छे से याद करने हैं कि बॉक्साइड के धातुक्रम में उपयोग होता है, पेट्रोलियम के शोधन में उपयोग किया जाता है, प्रयोगशाला अभिक्रमक के रूप में उपयोग किया जाता है, साबुन, कागज और सिल्क उद्योग में उपयोग किया जाता है। तो ये 4 उपयोग हैं, चारों उपयोग आपको अच्छे से याद करने हैं। उसके बाद में सेकंड है विरंजक चूर्ण। यहां पर विरंजक चूर्ण की हम बात करें तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, तो इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। यानी विरंजक चूर्ण कैसे बनता है, इसका रासायनिक सूत्र, इसके उदाहरण और इसके उपयोग। तो सबसे पहले हम बात करें विरंजक चूर्ण की, तो इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaOCl2। ओके, और बुझा हुआ चूना जिसका रासायनिक सूत्र होता है Ca⁻OH का होल ट्वाइस। और ये किसके साथ क्रिया करता है, क्लोरीन के साथ, यानी Cl2 के साथ क्रिया करता है। तो क्या बनता है, विरंजक चूर्ण बनता है। यानी बुझा हुआ जो चूना है वो क्लोरीन के साथ क्रिया करता है, तो किसका निर्माण होता है यहाँ पर, विरंजक चूर्ण का। और इसका जो एग्जाम्पल है वो भी आपको अच्छे से याद करना है। यानी ये जो रासायनिक अभिक्रिया आप आराम से बना सकते हैं। उसके बाद में है इसके उपयोग, तो इसमें पहला उपयोग है पीने वाले जल को जीवाणु मुक्त व रोगाणु मुक्त करने में। और सेकंड उपयोग है वस्त्र उद्योग में विरंजक के रूप में। तीसरा उपयोग यहाँ पर है प्रयोगशाला अभिक्रमक के रूप में। और 4 नंबर उपयोग है यहाँ पर कागज उद्योग में विरंजक के रूप में। तो अच्छे से आपको ये तैयार करना है। उसके बाद में है बेकिंग सोडा, यानी बेकिंग सोडा है उसका निर्माण कैसे होता है, इसका रासायनिक सूत्र, इसके एग्जाम्पल और इसके उपयोग। तो इसे खाने का सोडा भी कहते हैं, यानी जो बेकिंग सोडा होता है उसको हम खाने का सोडा भी कहते हैं। और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaHCO3। ओके, और इसका रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और कच्चे पदार्थों में सोडियम क्लोराइड का उपयोग करके इसका निर्माण किया जाता है। और उदाहरण की हम बात करें तो NaCl+H2O+CO2+NH3।
तो यहां पर क्या बनेगा, NH4Cl बनेगा और यहां पर बेकिंग सोडा बनेगा यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगर हम इसके उपयोग की बात करें तो इसका पहला उपयोग क्या है कि स्वादिष्ट खस्ता पकोड़े बनाने में और पेट की अम्लता को दूर करने में। तीसरा है अग्निशामक यंत्रों में यानी आग बुझाने वाले जो यंत्र हैं उसमें भी बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। और सोडा वाटर और सोडा युक्त शीतल पेय बनाने में यानी जो ठंडे पेय हैं उनको बनाने में भी यहाँ पर बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। उसके बाद में है धोने का सोडा यानी धोने का सोडा, तो इसका रासायनिक सूत्र है वो Na2CO3 10H2O होता है। और बेकिंग सोडा को गर्म करने पर जो सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है उसके पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। ओके, ये इसका एग्जाम्पल है। और इसके उपयोग की हम बात करें तो इसका पहला उपयोग है, इसका उपयोग कांच, साबुन और कागज उद्योग में किया जाता है। दूसरा उपयोग है, इसका उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए होता है। और तीसरा उपयोग है प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में। और 4 नंबर उपयोग है जल की स्थायी कठोरता को हटाने में किया जाता है। उसके बाद में यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस की हम बात करें तो ये आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। यहाँ से क्वेश्चन है वो कंफर्म पूछा जाएगा, अच्छे से आपको ये टॉपिक लर्न करना है। यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 हाफ H2O। और जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं का त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट हेमीहाइड्रेट बनाता है और इसे हम क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। और एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि CaSO4 हाफ H2O प्लस हेमीहाइड्रेट यानी 1/2 H2O, यहाँ पर 1/2। अगर इसके साथ हम जो अर्धहाइड्रेट है यानी अर्धहाइड्रेट और हेमीहाइड्रेट बनकर यहाँ पर किसका निर्माण करेंगे, यहाँ पर जिप्सम का निर्माण करेंगे। और इसके उपयोग की हम बात करें तो यहाँ पर पहला उपयोग क्या है कि भवन निर्माण में, दूसरा उपयोग है दंत चिकित्सा में, तीसरा है आपकी मूर्तियां आदि सजावटी सामानों को बनाने में और 4 नंबर उपयोग है टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में। तो ये जो आपके चैप्टर है अच्छे से आपको ये पढ़ना है और साथ साथ में इन नोट्स को आप लिख भी सकते हैं या इनको परचेज भी कर सकते हैं।